हेलो सर नमस्कार, मैं देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी। देवेंद्र जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने हेक्टिक शेड्यूल में समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। क्या करे भाई, हमारे कुछ मित्र ऐसे रहते हैं जब आग्रह करते हैं तो हम कोई मान लेते हैं। सर बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा आग्रह मैं आज इसलिए कर रहा था क्योंकि आज आप उत्तराखंड में थे और मैं जानता हूं कि उत्तराखंड से आपका रिश्ता कैसा रहा है। जब आप सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिकली नहीं थे तो भी था, उसके बाद जब बीजेपी संगठन में रहे तो था, मुख्यमंत्री के तौर पे रहा, प्रधानमंत्री के तौर पे रहा। और क्योंकि आज आप उत्तराखंड में थे तो अचानक ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना आज कोशिश किया जाए कि प्रधानमंत्री से थोड़ी बातचीत कर ली जाए, और आपने इसके लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद सर। सर बाकी बातचीत करूं उससे पहले मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था। जैसे बीइंग ए रिपोर्टर, दिन भर फील्ड में थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं और शाम होते होते बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। आपको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, एक एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? देखिए, शरीर को तो शरीर का काम करना ही होता है, शरीर को तो थकान लगती है, लेकिन जब आप एक समर्पण भाव से, कमिटमेंट से, और कुछ देश के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, इस भाव से काम करते हैं तो हर काम अपने आप में ही थकान को ही थका देता है। और मेरा केस ऐसा है कि मैं जब भी कोई काम हाथ में लेता हूं तो दूसरे 10 कामों की हम दिमाग में भर करके ही चलता हूं। एक चीज और तो सर, मेरे लिए रहना चाहिए। जी सर। जी सर। हाँ जी, बताइए। और सर मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि, और मेरे लिए वो एक ब्रह्म रहस्य की तरह है कि एक इकोसिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, विपक्षी दलों के कुछ नेता आपके खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं होते, बावजूद इसके इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ जाती है? ये लेसन हमें भी चाहिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में आलोचना होना, आरोप होना, ये स्वाभाविक है। मैं मानता हूँ ये बहुत स्वाभाविक है, ये क्षेत्र की ही ये सहज प्रकृति है, तो हमें इसको स्वीकार करके चलना चाहिए, मेरा मन करता है। दूसरा, हमें उन चीजों में उलझना नहीं चाहिए। हम जिस कार्य के लिए लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है, हमारा मन उसी में ही लगे रहना चाहिए। और जब हमारा मन उसी में लगे रहता है तो कौन क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, उसमें अपना समय बर्बाद होने से बच जाता है। तो हम अच्छा आउटपुट भी दे पा सकते हैं, अच्छा आउटकम दे सकते हैं। और इसलिए मैंने कई सालों से एक आदत बनाई है कि ठीक है भाई, आलोचना में से जो सीखने वाली चीजें हैं उसको ले लेना चाहिए, और लेकिन अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। आलोचना में से जो अच्छी चीज हाथ लगे तो अपने काम में थोड़ा सुधार करना चाहिए। जैसे एक चीज़ मैंने देखा सर, पार्लियामेंट सेशन में दोनों ही हाउस में जनता के सामने पार्लियामेंट के मार्फत आपने एक तथ्य रखा और सारी चीज़ उसमें फैक्ट्स रखे गए थे, और उसके बावजूद विपक्षी दलों का कुछ रवैया बड़ा विचित्र किस्म का था। फिर भी आपके चेहरे पर तनाव नहीं, और वहाँ से आप पार्लियामेंट में ही अपने दफ्तर में पहुँचे और अगले सरकारी काम में जुट गए। ये कैसे होता है? पहली बात है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है। जब सदन में चर्चा होती है तो हर कोई अपने विचार रखते हैं। मेरा भी दायित्व बनता है कि उसमें से जो भी मैं हमारे आदरणीय सदस्यों को संतोष दे सकूं, देने का मुझे प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय तथ्यों के आधार पर करना चाहिए, तर्क के आधार पर करना चाहिए, मेरा प्रयास रहता है। तो मैं थोड़ी रिसर्च भी करता रहता हूँ, और अच्छा होता है कि जब हमारे पास कॉन्क्रीट उदाहरण होते हैं तो उसके माध्यम से हम चीजों को रखते हैं, जो मैं पार्लियामेंट में आपने देखा, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और एक डिबेट को ऊंचाई पर ले जाने का मेरा प्रयास रहता है। बाकी काम तो करना ही होता है, तो मैं ऐसे मन पे लेकर के नहीं चलता किसने क्या किया मेरे साथ, किसने क्या बोला। मुझे अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। तो मैं, आपने देखा होगा जी, लोकसभा और राज्यसभा में भी पूरा होने के बाद रात को बिल्कुल मैं बहुत बड़ी देर तक काम कर रहा था जी। राज्यसभा में काम करने के बाद तुरंत मैं अपने और कामों में लग गया था जी।
आज मैं यूएस में से कुछ डॉक्टर से बात कर रहा था। भारत के कोविड के खिलाफ अभियान को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और वहाँ पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कितना सक्सेसफुली भारत ने इस पूरे अभियान को हैंडल किया। इस बात को लेकर सेटिस्फैक्शन रहता है कि इतना बड़ा देश, इतनी सारी चुनौतियाँ थी, इतनी सीमाएँ थी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बावजूद बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। देखिए, ये जब कोरोना का प्रारंभिक समय था तब पूरी दुनिया इस बात से चिंतित थी कि भाई भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, जीवन पद्धति बड़ी सामूहिकता से भरी हुई, हर पल लोग सामूहिक ही रहते हैं, हर दिन कोई न कोई कहीं न कहीं कोई न कोई उत्सव होता है। ऐसी स्थिति में ये कोरोना का संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल जाएगा, तो भारत कैसे बच पाएगा। दूसरी तरफ दुनिया को ये भी मालूम है कि कोई हमारे देश में उतनी बड़ी व्यवस्थाएं तो है नहीं जितनी समृद्ध देशों के पास है। तो हमारे साधन कम, हमारी जीवन की शैली भी कुछ अलग। तो दुनिया भर के मन में ये प्रश्न तो था कि भारत दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। जब हमने इस कोरोना को बारीकी से देख रहे थे, हमारी पूरी टीम इसको मॉनिटर कर रही थी और हम तय करते रहते थे कि भाई भारत को हम कैसे बचाएं। और मैं मानता हूं कि पहले हमने जनता को जो एजुकेट करने का काम किया, जनता कर्फ्यू के द्वारा, थाली और ताली के द्वारा, तो देश पूरा एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। बाद में मैं लगातार, आपको मालूम होगा, प्रारंभ में मैं अलग अलग ग्रुपों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके एक विचार को नीचे तक पड़ा। 23 बार हमने मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की, जो शायद ही रेयर हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। तो एक पूरे देश को साथ लेकर के हम चले और उसका परिणाम भी मिला। लोगों ने हमारी बातों को माना, लोगों ने हमें सहयोग दिया। दूसरी तरफ बहुत पहले से ही हम वैक्सीनेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, पूरी टीमें लगाई, धन खर्च करने का भी निर्णय कर लिया, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया, तो भारत की अपनी वैक्सीन भी मिल गई। और फिर नीचे तक हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट किया, राज्य सरकारों को भी एक वैक्सीनेशन का महत्व समझाया और परिणाम है कि आज देश करीब 100%, पहला डोज तो करीब 100% पर हम पहुंच रहे हैं और सेकंड डोज भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमारे किशोर वय के लोगों से किया तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत ही उत्साह से हमारे सब किशोर वय के बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। तो एक प्रकार से, और मैं देख रहा हूँ, मैं उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर के मुझे इतने आशीर्वाद देते हैं लोग, इतने आशीर्वाद देते हैं। अभी मैंने आज वहाँ उत्तराखंड की सभा में भी उल्लेख किया था। मैं तो हैरान हूँ जी, दूर दूर के गांव, मुझे बराबर है, जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, केदार का जो मुसीबत आई थी, उसके बाद मैंने गुजरात से वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत सामान भेजा था। तो मुझे वो लोगों ने वीडियो भेजे थे उस समय, तब तो ये वीडियो का चलन बहुत कम था और लोग वीडियो भेजते रहे भी हमें तो गुजरात का जो बॉक्स है वही चाहिए, क्योंकि उसमें हम पूरी व्यवस्था करके मैंने भेजा था। मैंने एक व्यक्ति के बाद वो बॉक्स खोलेगा तो वो अपना महीने भर गुजारा कर सकता है, इतनी सारी व्यवस्था रहती। उसमें मैच बॉक्स भी रहता था, नमक भी रहता था, उसको जलाने के लिए प्राइमस की व्यवस्था रहती थी, बर्तन रहते थे, खाना रहता था। तो उस समय जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी उत्तराखंड के गांव वो सामान मैंने पहुंचाया था। अब उन माताओं का आशीर्वाद आज भी बना रहता है। अभी इस बार मैंने देखा कि वीडियो पर माता है, आपको भी ढूंढोगे तो वीडियो मिलेगी, आप हैरान हो जाओगे। जैसे मैं देख रहा था कि सब बात है कि भाई हमारे बच्चे जैसे हमारी सेवा करते हैं, मोदी भी हमारे बच्चे की तरह हमारी सेवा करता है। एक माँ कह रही थी कि हमने हमारे बच्चों को 9 महीने तक पेट में रखा, उसकी लालन पालन किया, बड़े किए, लेकिन अब अपनी दुनिया में खो गए। आज मोदी है जो मेरा बेटा है, वो मेरी सेवा करता है। जब इतने आशीर्वाद मिलते हैं तो काम करने का उत्साह भी बहुत रहता है, मन में भाव रहता है कुछ न कुछ करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।